So guys, a very good morning to all of you. This is Geography 2. Geography 1 लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं. पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया था which is facts about India. तो इंडिया के बारे में बेसिक फैक्ट्स हमने स्टार्ट किए थे, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, उसी को ही आगे हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया था इंडिया के बारे में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में, इंडिया एंड चाइना के बारे में, और ये भी देखा था कि हमारी नेबरिंग कंट्री कौन सी है जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं. दो कंट्रियों को हम स्टडी कर रहे थे लास्ट क्लास में, पाकिस्तान एंड चाइना. अभी इसी सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारी कंट्रीज हैं, सिग्निफिकेंट वन है, उनको हम डिस्कस करेंगे. सो क्लास स्टार्ट करते हैं. Okay, so let's start the class. Okay. सो गाइस, जैसा आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे. पहला बेसिक फैक्ट्स हमने यही पढ़ा था कि कितनी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है. इंटरनेशनल बाउंड्री, तो बेसिकली सात ऐसे देश थे, सात देश थे जिनके साथ हम इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. पाकिस्तान आपका हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया एंड अफगानिस्तान हो गया. दो कंट्रियों के बारे में हमने डिस्कशन किया था, पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन किया था एंड चाइना के बारे में डिस्कशन किया था. अभी तीसरी कंट्री की तरफ हम चलेंगे, वो है बांग्लादेश. यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना से रिलेटेड एक वो फैक्ट बच गया था. सी, हमारे देश में क्या होता है, एक तो हमारी होती है डिफेंस फोर्सेस. डिफेंस फोर्सेस, ये डिफेंस फोर्सेस बेसिकली क्या करती हैं, देश को प्रोटेक्ट करती हैं इन केस ऑफ अ वॉर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन. नॉर्मली ये देश के बॉर्डर्स को डिफेंड नहीं करते. दूसरी हमारी फोर्स होती है बॉर्डर फोर्सेस. ये जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, ऑल्दो इनके और भी बहुत सारे अल्टीमेटम होते हैं, बहुत सारे इनके एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, बट मेनली ये बॉर्डर्स को मैनेज करती है. तो यहाँ पे जो मुझे बताना था, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो फोर्स बॉर्डर मेंटेन करती है उसे हम बोलते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. तो आपका चाइना के साथ हमारा बॉर्डर मेंटेन करती है. ये फोर्सेस एक्ट करती हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. तो चाइना के साथ जो फोर्स बॉर्डर मेंटेन करती है वो है आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस. इन दी सेम वे म्यांमार के साथ भी है, ये हमारी आसाम राइफल. एंड ये जो आपकी बीएसएफ है, ये बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर मेंटेन करती है. क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पे कोई बांग्लादेश नहीं था. उस टाइम पे दो ही कंट्री थी, इंडिया, और इंडिया से आपका निकल के आया पाकिस्तान. एंड ये जो पाकिस्तान है, दो पार्ट में डिवाइडेड था. एक था आपका वेस्टर्न पाकिस्तान, दूसरा था ईस्टर्न पाकिस्तान. देखिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. तो ये इंडिया की वेस्ट साइड है, वेस्टर्न पाकिस्तान, और ये था आपका ईस्टर्न पाकिस्तान. दैट फाइनली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एज अ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये जानना कि पार्टीशन क्यों हुआ, फर्दर पाकिस्तान के दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों हुआ. अभी तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा. बट बेसिक ये याद रखना है कि ये वाले जो मुस्लिम्स थे, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, इथनिसिटी वो टोटली डिफरेंट थी इन बंगाली मुस्लिमों से. ये बंगाली मुस्लिम थे, आपने देखा होगा कि ये था बंगाल हमारे टाइम. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करनी थी. इवन अगर आप देखते हो कि ब्रिटिशर्स ने जो हमें कॉलोनाइज किया, जो पहली आपकी वॉर थी, वो आपकी बैटल ऑफ प्लासी. ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हिस्ट्री का भी फैक्ट है, क्वेश्चन इस पे आते हैं. जो पहली वॉर थी बैटल ऑफ प्लासी,
1757, ये आपकी बंगाल के साथ ही लड़ी गई थी। एंड फाइनली उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में सॉरी 1764 में ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे बंगाल को एनेक्स कर दिया। तो उस टाइम पे बंगाल बड़ी इंपोर्टेंट प्रोविंस था हमारे लिए। ऑलमोस्ट इंडिया की 33% जीडीपी 33% जीडीपी बंगाल से आती थी। कैन यू इमेजिन कि उस टाइम पे बंगाल कितना प्रॉस्परस था? आज इंडिया की कोई भी सिंगल स्टेट 20% भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है इंडिया की जीडीपी में, गुजरात और महाराष्ट्र भी। और उस टाइम पे बंगाल 33% कंट्रीब्यूट करता था और इंडिया की ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहती। और अगर आप उस टाइम का एरिया देखें बंगाल का, तो बिहार का पार्ट, झारखंड, उड़ीसा का सम पार्ट, असम यहाँ पे आ गया। तो ये सारा पार्ट इतना बड़ा है बंगाल प्रोविंस। तो कैन यू इमेजिन कितना बड़ा है बंगाल? तो फिर इसकी हिस्ट्री यही है, देन ब्रिटिशर्स ने फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर में इनको सारे राइट्स मिल ही गए। हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट इसकी मैं आपको ज्योग्राफी बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू दी ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री। सो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने एनेक्स कर ही लिया था। तो फाइनली इनको लगा कि जो इनिशियल हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो सारे बंगाल से थे, तो बंगाल में एक नेशनलिज्म इमर्ज हो रहा था। सारे के सारे बंगाली बड़े नेशनलिस्ट थे और जितनी भी हमारे देश में अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई होती थी उसमें जो एक हॉट स्पॉट था वो बंगाल था। तो इन्होंने बंगाल में नेशनलिज्म को वीकन करने के लिए बंगाल का पार्टीशन डिक्लेयर किया। तो 1905 में इन्होंने डिक्लेयर किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल में ये था, ये आपका बंगाल था। और अगर आप इसमें देखोगे ये बंगाल था, ये आपका ईस्टर्न बंगाल हो गया, ये वेस्टर्न बंगाल। तो यहाँ पे जो डोमिनेट करते थे वो मुस्लिम थे, मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन थी। तो ब्रिटिशर्स ने आर्ग्यूमेंट तो डिफरेंट डिफरेंट दी थी, लेकिन प्रैक्टिकल यही था कि वो हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते थे। कैसे लड़वाना चाहते थे हिस्ट्री में डिटेल में जाएंगे, अभी ज्योग्राफी में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, ये जो बंगाल का वेस्टर्न पार्ट था, आप मैप में देखिए, मैप में दिख रहा होगा, ये इंडिया के साथ आ गया। और ये जो ईस्टर्न बंगाल था, जो 1905 में पार्टीशन इन्होंने किया था बंगाल का, ये बाद में बन गया ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में बन गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद में जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, जो अब का पाकिस्तान का, उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी कल्चर को यहाँ पे थोपना स्टार्ट कर दिया। और जो अभी बांग्लादेश है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ से रिसोर्सेज को ले जाके वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट करना स्टार्ट। तो फाइनली यहाँ पे भी लोगों ने एक सिविल वॉर काइंड स्टार्ट हो गई। एंड 1971 में इंडिया की हेल्प से हमने इसको लिबरेट कराया। दैट टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और ये बहुत ही बोल्ड विजन था। कैन यू इमेजिन कि अभी आप बोलते हो कि इवन एनएसए अजीत डोभाल ने बोला था कि अगर आप एक और पुलवामा कीजिए और पाकिस्तान 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट दैट काइंड ऑफ एक्शन। आज अगर हम करें बहुत डिफिकल्ट होगा, बट उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने किया था, तो बड़ा ही बोल्ड डिसीजन था इंडिया का। इसमें एक और एंगल है, करंट अफेयर्स कभी आईआर पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि उस टाइम पे हम रशिया की साइड थे, तो यूएस का रिस्पांस क्या था, रशिया का रिस्पांस क्या था, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है। तो बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान का पार्ट था। पाकिस्तान 2 पार्ट में था, वेस्ट एंड ईस्ट। तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान को फोर्स गार्ड करती थी, तो वो बीएसएफ की थी। तो आज ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है, और जो फोर्स उस टाइम पे पाकिस्तान को गाइड करती थी, आज उसको हम बोलते हैं, वो गाइड करती है आपका बांग्लादेश को। ओके, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बेसिकली फोर्सेस के बारे में।
ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया पाकिस्तान के साथ जो आपकी फोर्स बॉर्डर को गार्ड करती है वो है हमारी बीएसएफ, वो है हमारी बीएसएफ। और ये बांग्लादेश के साथ भी है, चाइना के साथ है आईटीबीपी, म्यांमार के साथ है असम। छोटे देशों की बात नहीं करेंगे, भूटान और नेपाल के साथ, बट नेपाल देख लेना क्योंकि नेपाल अभी न्यूज में था। नेपाल के साथ जो फोर्स है वो हम बोलते हैं एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ओके, सो ये जितनी भी फोर्सेस हैं आपको ये याद रखना है, ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। और इन सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो भी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह है, और ये जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है जिसमें 4 आपकी फोर्सेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड, तो ये चारों फोर्सेज आती हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं। और इन सारी फोर्सेस को हम बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो कितनी फोर्स है? एक तो आपकी बीएसएफ हो गई, बीएसएफ आपकी हो गई, आईटीबीपी हो गई, असम राइफल हो गई, एसएसबी हो गई, उसके अलावा 3 फोर्सेस और हैं जो पैरामिलिट्री है और सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही आती हैं, जिसमें से एक आपकी है, 5th है आपकी सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के बारे में आपने सुना होगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हमारे देश के जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या ऐसी चीजें जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वहां पे सीआईएसएफ आती है। कोई भी ऐसी चीज जो देश के लिए सिग्निफिकेंट कोई मूवमेंट है, तो आप देखोगे मेट्रो में आपको सीआईएसएफ मिलेगी, एयरपोर्ट्स पे जाओगे वहां पे आपको सीआईएसएफ मिलेगी, कोई डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर है, इसरो की बिल्डिंग है, तो वहां पे आपको सीआईएसएफ मिलेगी। इसके बाद 6 है, इस फोर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये क्या काम करती है, इसका बेसिकली मैंडेट क्या है सीआरपीएफ का? ये जो आपकी सीआरपीएफ है, इसका बेसिकली मैंडेट है आपका सीआरपीएफ का बेसिकली मैंडेट है हमारा, इंटरनली अगर कहीं पे भी सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी इशू, इंटरनल सिक्योरिटी में सीआरपीएफ जाती है। तो अभी अगर आप देखेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के बारे में आपने देखा ही है, नागालैंड को लेके नेगोशिएशन चल रही है। ओल्डेस्ट इनका एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा है काइंड ऑफ 1916 से था, जब इंडिया भी आजाद नहीं हुआ था तब भी इनका एक मूवमेंट चल रहा था। एंड फिर आपका नक्सल एरिया, नक्सलिज्म के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो नक्सल एरिया में ही है। एंड लास्ट है आपकी एनएसजी। एनएसजी क्या करती है? तो एंटी टेरर ऑपरेशन, मुंबई अटैक में एनएसजी आपकी गई थी, और दूसरा आपका होता है वीवीआईपी को सिक्योरिटी। आपने ब्लैक कैट कमांडोज के बारे में सुना, तो ये 7 हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, एंड आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, ओके, उसके बाद मैंने आई गेस मुझे थोड़ा सा याद है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा एक और चीज याद रखनी, करंट अफेयर से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीजें न्यूज में चल रही हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आई गेस बता दिया था, नहीं बताया था, 2 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये डील करती है ML, मनी लॉन्ड्रिंग से। शॉर्ट फॉर्म ही मैं लिख रहा हूँ बिकॉज आई गेस पहले बता दिया था, नहीं बताया होगा तो डाउट क्लास में मैं इसको एक बार डिटेल में समझा दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो टेरर फाइनेंसिंग आपको पता है, जब भी आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस जब आप ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हैं व्हाइट की मनी। अब आप सभी लोग एडवोकेट हो, तो आई गेस आप सभी लोगों को ये समझ में आना चाहिए, बट ये अभी भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, और वी कैन से इलीगली अर्न मनी को, इलीगली अर्न मनी को ये लीगल अर्न मनी में कन्वर्ट कर देते हैं।
लीगली अर्न मनी में कन्वर्ट कर देंगे। ये प्रोसेस होता है। ये फर्जी बिजनेस चलाएंगे, कुछ भी दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक दिल्ली का ही कोई डॉन है और वो 1 करोड़ रुपए की डेली 1 CR की डेली वसूली कर रहा है। पॉसिबल नहीं है बट फिर भी होपफुली कर रहा हो। तो अब वो बैंक में तो डिपॉजिट करेगा नहीं, अदरवाइज बैंक पूछेगा कि इनकम दिखाइए, सोर्स दिखाइए। तो उसके पास हर मंथली 30 करोड़ आ रहे हैं, तो क्या करेगा वो? अब तो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो इस टाइम खरीदने हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो एक फेक बिजनेस चला लेगा। उसने एक फेक रेस्टोरेंट खोल लिया, सेल कुछ नहीं होती, डेली की सेल दिखा रहा है 20 लाख की हो रही है। ऐसे 2-3 रेस्टोरेंट खोल लिए उसने। तो इसने क्या काम करा, एक इलीगल अर्न की हुई थी लेकिन उसको लीगली अर्न में कन्वर्ट कर दिया। अब रेस्टोरेंट की इनकम है, इसको तो बैंक खाता खुलाएगा, वहां पे डिपॉजिट कराएगा कि सर सेल जो हुई है वो कैश में है। और मनी लॉन्ड्रिंग में डिफिकल्ट क्या है, एक बार जो इलीगली अर्न मनी है वहां पे ट्रेस करना इजी होता है, लेकिन अगर वो लीगली अर्न मनी बन जाए फिर ट्रेस करना डिफिकल्टी होता है। और इसमें फर्दर इशू क्या होता है कि आप इसको करते इलीगल कामों के लिए यूज हो। तो जम्मू एंड कश्मीर में दिक्कत हो रही थी कि वहां पे टेररिस्ट को फाइनेंस मिलता था और लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, इलीगली कमाया हुआ पैसा उसको बना देते थे, इलीगली से लीगली कमाया हुआ पैसा बना देते थे। अब उसको वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करते थे और वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, इन्वेस्टमेंट में कम जाता था, टेररिस्टों के पास जाता था। तो ये मेन। तो एफएटीएफ ने क्या किया है अभी, क्योंकि पाकिस्तान टेरर फाइनेंस को सपोर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, इसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ। ग्रे लिस्ट में डाला हुआ, इसकी 2 लिस्ट है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में क्या डिफरेंस है आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट याद रखना है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला हुआ है। अभी जस्ट ये आपका अपडेट है, आई गेस अक्टूबर 26, 2-3 दिन पहले ही डाला है, 2-3-4 दिन पहले डाला है, अक्टूबर में डाला है। ओके। सो और जो बाकी की चीजें वो पढ़ेंगे बाद में। अभी देख लेते हैं इसको आगे, बांग्लादेश को, जो ज्योग्राफी की क्लास है यार। ओके, सो अभी हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश से रिलेटेड आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 बातें याद रखनी है। पहली बात कि बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर लाइन है उसको सेम हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। और ये कॉमन सेंस है क्योंकि मिस्टर रेडक्लिफ जिन्होंने बाउंड्री कमीशन को हेड किया था, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तानी था। तो जो लाइन पाकिस्तान को बांग्लादेश 1971 में क्रिएट हुआ है, पहले पाकिस्तानी। दूसरा हमें पॉइंट याद रखना है कि इसके साथ हम लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। लार्जेस्ट बॉर्डर का मतलब है इन किलोमीटर्स में, तो लेंथिएस्ट बॉर्डर जो हमारा है वो बांग्लादेश के साथ है। तीसरा हमें पॉइंट याद रखना है बीएसएफ। बीएसएफ आप सभी लोग पढ़ ही चुके हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो यहाँ पे इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर को सिक्योर करती है। ऑलमोस्ट पहले तो ये जो इलाका था ऑलमोस्ट 80% यहाँ पे फेंसिंग थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर पास होती है तो फेंस करना पॉसिबल नहीं होता है। बट अभी अगर आप देख रहे हैं तो 90% फेंसिंग हो गई है, क्योंकि अभी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो पोरस था। हमारा अगर आप कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के मैप में देखिए तो ये वाला बॉर्डर बहुत स्ट्रांगली गार्डेड है। तो पाकिस्तान से जितनी भी लीगल ड्रग्स आते हैं, कि आप में से शायद लोगों को पता ना हो, लेकिन न्यू दिल्ली से इंटरनेशनल मार्केट में बड़े लेवल पे ड्रग्स जाते हैं। इंडिया से ओरिजिनेट होके नहीं जाते हैं, बट इंडिया को एज अ रूट यहाँ पे यूज किया जाता है। तो बेसिकली पाकिस्तान या अफगान बेस्ड है। तो ये या तो नेपाल रूट से इंडिया में एंटर करते हैं या बांग्लादेश रूट से इंडिया में एंटर करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर पोरस है। और नेपाल के साथ तो आप सभी लोग जानते ही हैं, बिल्कुल ओपन बॉर्डर है, आपको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं है। जब आप इंडिया से नेपाल में जाते हैं जस्ट आप अपना एंट्री मेंशन कीजिए और आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको अच्छे से फेंस कर दिया गया है, सो दैट
यहाँ पे इलीगली ट्रेड ना। तो अभी अगर आप देखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में जो पोरस है और क्या क्या बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी होती है, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत ज्यादा होती है, एनिमल ट्रैफिकिंग, तो बहुत सारी लीगल ट्रेड होती है। तो बांग्लादेश के साथ कुछ और आपको पॉइंट्स याद रखने एग्जाम पॉइंट से जहाँ पे क्वेश्चन आ सके, या पहले वो पिछले 2-4 महीने में न्यूज में थे। फिर हमारा बांग्लादेश, तो आपको याद रखना है कि शायद आप पॉलिटिकल स्टूडेंट है तो आपको पता होगा 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे क्या था, हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट था, बस इसको याद रखना है, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। तो यहाँ पे हमारे कुछ एनक्लेव्स थे, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स थे, एनक्लेव्स थे। तो वहां पे कुछ बांग्लादेश की टेरिटरी में थे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, कभी बताऊंगा मैं। तो ऐसा था कि प्रॉपर कार्टोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े डिफिकल्ट थे मेंटेन करना। तो हमने एक लैंड एक्सचेंज किया था, सिंपल टर्म में समझिए कि लैंड एक्सचेंज किया था। कुछ अपने एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे जो हमारी पोजीशन में थे, और कुछ बांग्लादेश के एनक्लेव्स हमें मिले थे। तो एक चीज यहाँ पे आपको, ये तो आप पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, अगर कोई हमारे देश में इंटरनल चेंज है, इंटरनल अगर आप मैप को चेंज कर रहे हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हो, तो कोई भी अगर आप लैंड डील कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना होता है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएंगे। तो बांग्लादेश से रेड क्लिफ लाइन लार्जेस्ट किलोमीटर है, बीएसएफ आपको याद रखना है, और 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये आपको याद रखना है। नाउ फर्दर आपको एक और पॉइंट याद रखना है बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ डिस्प्यूट है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, तीस्ता रिवर बॉर्डर डिस्प्यूट। एक तीस्ता रिवर का वाटर डिस्प्यूट है, तो ये अभी दोनों के बीच में चल ही रहा है। जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं डिटेल में बताऊंगा, बट इस फैक्ट को भी याद रखना है। एंड कुछ ग्रुपिंग है, जो चलो ग्रुपिंग में एक साथ ही बताऊंगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी हम कॉमन है, एंड चाइना के साथ भी कुछ ग्रुपिंग में है। तो वो अभी जब ये सारा मैप वाला खत्म हो जाएगा इसी क्लास में, लास्ट क्लास में, इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। नेक्स्ट कंट्री अब हम डिस्कस करते हैं आपका म्यांमार। सो म्यांमार के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला फैक्ट मैंने मेमोराइज करना है, कौन कौन सी इंडिया की स्टेट्स है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका म्यांमार है एंड इसका नाम बुर्मा भी है। तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद आपका आता है नागालैंड बॉर्डर शेयर करता है, मणिपुर बॉर्डर शेयर करता है, एंड देन फिर आपका आता है मिजोरम। तो बेसिकली इंडिया की 4 स्टेट है, इंडिया की 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, ये डिवाइडिंग लाइन है, ये आपका म्यांमार है और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश में आपको एक चीज और थोड़ी सी याद रखनी है, उस टाइम पे नहीं बता पाएगा। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये है इंडिया का त्रिपुरा। त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा आप देख रहे हो कि त्रिपुरा ऑलमोस्ट तीनों साइड से, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया एंड साउथ, तीनों साउथ से त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेना, त्रिपुरा, प्लीज साइड लिख दिया, आप नोट डाउन कर लेना कि त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड। तो म्यांमार अगर आप देखते हो, 4 स्टेट है जो इंडिया के साथ, इंडिया की 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अभी हम डिस्कस कर भी पढ़ चुके हैं, असम राइफल। जो बांग्लादेश म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तीसरा अगर आप देखें तो ये एक नेचुरल बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री है। तो यहाँ पे आप देखोगे तभी म्यांमार से अपने
ह्यूमन से हम नेचुरल माउंटेन होगा तो इसको भी क्रॉस करके लीगली ट्रेड कर देंगे, बट कोई मेजर इशू नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं आती। यहाँ पे देखोगे एक प्लेन इलाका जा रहा है, पंजाब से अगर आप आगे जाएंगे सिंपल प्लेन इलाका जा रहा है, तो वहां पे हमने आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट की है। लेकिन म्यांमार के साथ ऐसा नहीं है, म्यांमार के साथ हमने यहाँ पे एक नेचुरल बाउंड्री है, और नेचुरल बाउंड्री का मतलब यहाँ पे माउंटेन्स है। तो अगर आप देखें आपकी माउंटेन्स लाइक पटकाई हिल्स, ये नाम आपको याद रखना है, ऑल्दो दोबारा इन्फॉर्म पढ़ेंगे, पटकाई PATK, पटकाई हिल्स, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली है क्या। यहाँ पे ये बहुत सारे माउंटेन हैं, और इन माउंटेन को हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय, PURVANCH, पूर्वांचल हिमालय। और ये जो पूर्वांचल हिमालय है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालय। इनको कंबाइंडली तो हम पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं, बट उनको हर स्टेट में अलग लोकल नाम से जाना जाता है। वो लोकल नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। इन पूर्वांचल हिमालय को पटकाई हिल्स हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। देन नागालैंड में नागा हिल, आगे तो याद है आपको, याद इजीली रहेगा। देन में मणिपुर हिल, और उसके बाद फिर आपका आ जाता है ल्यूसी हिल्स, LUSH। तो नागा आपका नागालैंड में, मणिपुर में एंड मिजोरम। तो इतना आपको बेसिकली याद रखना है। देन आगे हम चलेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा एक क्रिटिकल है, ये आपको याद रखना है। ये नॉर्मली न्यूज में रहता ही। देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ एक मेन दिक्कत है, वो है कनेक्टिविटी। अगर आप यहाँ से जाएंगे, अच्छा इस इलाके के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना है, अभी मैं दोबारा से इधर से निकल के जाएंगे, बहुत ही एक डिफिकल्ट टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन। माउंटेनियस टेरेन में होता क्या है, अगर आप देखेंगे दिल्ली, यूपी, बिहार एक प्लेन इलाका है, आप सीधी रेलवे लाइन ले जा सकते हैं, सीधा हाईवे ले जा सकते हैं, होता है, सारी इंडस्ट्री वहां पे लग जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होता है। लेकिन जब आप एक माउंटेन में देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के मोड डेवलप करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। हिली टेरेन होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे देश की जितनी भी हिली इलाके हैं वो बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है इंडिया से। तभी आप देखिए लद्दाख में अभी चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, टनल वहां पे बना है। तो अटल टनल कैन 5 से 6 घंटे कम कर दिए, 5 से 6 घंटे कम कर दिए। और अब कोलकाता से फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ कोलकाता पोर्ट पे आएगा, यहाँ से फिर बांग्लादेश, फिर आसाम, फिर यहाँ पे माउंटेन पे घूमता घूमता तब किसी स्टेट तक पहुंचेगा। तो अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, दो वे है हमारे, एक तो बांग्लादेश के द्वारा हम कनेक्टिविटी को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी करंट अफेयर में कुछ है, अभी मैं बताऊंगा। और दूसरा हम कर रहे हैं थ्रू म्यांमार के द्वारा। तो यहाँ पे म्यांमार के द्वारा हम कुछ एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा रिलेवेंट है। तो ये आपका है काला दाग, इसको थोड़ा इमेज को एनहेंस, चलो एनहेंस करने की जरूरत नहीं है। ये आपका अगर आप पढ़ेंगे काला दाग, KALADAN, मल्टी मोडल, मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल का मतलब है यहाँ पे रेलवे भी है, फिर आपके रोड भी बनेंगे, नेशनल हाईवे भी बनाएंगे। एक तो होता है सिंगल मॉडल, अगर आप सिर्फ रेलवे से कनेक्ट कर रहे हैं, रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, मल्टी मॉडल है। तो यहाँ पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं, कोलकाता पोर्ट है उसको पहले हम कनेक्ट करेंगे फ्रॉम पोर्ट ऑफ म्यांमार। यहाँ से फिर एक रिवर को हम यूज करेंगे, रिवर से हम आगे जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा स्टेट है मिजोरम, यहाँ पे हम तो मल्टी मॉडल है,
जहां पे हम रिवर को भी यूज करेंगे, बे ऑफ बंगाल को यूज करेंगे जो एक सी है, उसके बाद रिवर से कनेक्टिविटी करेंगे, देन नेशनल हाईवे। और अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो डेफिनेटली हमारे नॉर्थ ईस्ट में बड़ी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, एंड जो प्रोडक्ट को पहुंचने में भी एक वीक लगता है वो आपका 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो अगर कोई पूछे कि म्यांमार हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, एंड रिसेंटली अभी का करंट अफेयर्स है कि हमारे देश के जो आर्मी के भी कुछ ऑफिशियल्स है, जस्ट अभी उन्होंने रिसेंट विजिट किया है म्यांमार के साथ, तो म्यांमार काफी क्रिटिकल है। ओके, सो यहाँ पे मुझे आपको थोड़ा सा बताना था इस इलाके के बारे में, क्योंकि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है और ये न्यूज में है थोड़ा। ओके, देखिए ये चलो इतने में आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो एक मेन इशू है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे जूम करके, ये आपका सारा यहाँ तक चाइना बैठा हुआ है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है डोकलाम। अब हमारे लिए इनसिक्योरिटी ये है कि अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना क्लेम करता ही करता है, और अगर आप इस पूरे के पूरे इंडो चाइना बॉर्डर पे देखेंगे तो चाइना ने ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अच्छे रोड्स हैं, टनल है, सीधी रेलवे लाइनें हैं जो इंडिया के सीधा बॉर्डर तक आती है, सीधा बॉर्डर तक आती है इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप देखें तो चाइना ने बहुत इफिशियंटली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, और चाइना बहुत इजीली बहुत क्विकली हमारे बॉर्डर तक पहुंच सकता है। हमारी अगर आप कंपैरिजन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। अगर हम अपने प्लेन एरिया से मेन जहाँ पे फोर्सेज है बॉर्डर तक ले जाए तो हमारा लॉजिस्टिक बहुत वीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत फ्रेजाइल है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी इनसिक्योरिटी है, ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये यहाँ पे है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और इसको चाइना बोलता है चिकन स्नैक। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर कभी फ्यूचर में हमारी वॉर होती है चाइना के साथ, तो चाइना सीधा डोकलाम से इस, और ये जो चाइना की पोजीशन है और जहाँ इंडिया का बॉर्डर है 100+ किलोमीटर के आसपास दूर है, तो चाइना कभी भी हमारे यहाँ से अटैक करके सारे नॉर्थ ईस्ट को हमसे अलग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मेन इशू है हमारा, हमारी इनसिक्योरिटी है, इंडिया की इनसिक्योरिटी है चाइना के साथ, कि चाइना कभी भी यहाँ पे अटैक कर सकता है, और ये जो हमारा चिकन स्नैक है ये एक वीक पॉइंट है। तो इससे क्या होगा, सारी की सारी, क्योंकि हमारी मेन जो सप्लाई फोर्सेज है वो इधर ही है, तो इस सारे के सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट को चॉक कर सकता है, और यहाँ पे डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना अटैक कर सकता है, और चाइना प्रिडिक्टेबल है ही। इसलिए आपने देखा होगा डोकलाम का क्राइसिस, तो आपको ये पता होना चाहिए चिकन स्नैक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और डोकलाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट कंट्री है हमारी नेपाल। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेपाल के बारे में। सो नेपाल के साथ, देखिए नेपाल के साथ पहला पॉइंट, कितनी इंडिया की स्टेट्स है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो वी हैव उत्तराखंड नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यूपी बॉर्डर शेयर करता है, बिहार बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है, वेस्ट बंगाल भी बॉर्डर शेयर करता है, एंड देन फाइनली सिक्किम भी बॉर्डर, 1 2 3 4 5, तो इंडिया की 5 स्टेट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। 5 स्टेट है इंडिया की जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसके बाद में अगर फोर्सेस हम पढ़ ही चुके हैं, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ये इस बॉर्डर को सिक्योर करती है। तो नेपाल अगर आप देखेंगे लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वो होती है जिसका सीधा किसी भी सी रूट से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। तो अगर नेपाल को कोई भी इंपोर्ट करना है किसी भी कंट्री से एक्सेप्ट चाइना, चाइना को छोड़ के अगर उसको किसी भी देश से इंपोर्ट करना है तो वो इंडिया के थ्रू ही आएगा, क्योंकि मेनली अगर हम देखते हैं जितनी भी ट्रेड होती है वो मेनली आपकी वाटर वे से ही होती है। एयरवे से भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, लेकिन एयरवे काफी एक्सपेंसिव है। तो जितनी भी वर्ल्ड की ट्रेड होती है ऑलमोस्ट 98%
जितना भी ट्रैफिक मूवमेंट होता है, गुड्स मूवमेंट होता है बाय वेट, वो आपका सारा वाटर वे से ही होता है, शिपिंग रूट से ही होता है। बट क्योंकि नेपाल की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो नेपाल मेनली इंडिया पे डिपेंड है। और नेपाल को जितना भी इम्पोर्ट करना होता है 95% इंडिया के रूट के द्वारा ही होता है। इसलिए नेपाल इंडिया पे अच्छे से डिपेंडेंट है। बट अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, सी चाइना वर्ल्ड में चैलेंज कर रहा है यूएसए को, यूएसए की हेजीमोनी को चैलेंज कर रहा है, यूएसए की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है, एंड यूएसए को काउंटर करना है चाइना। अब यूएसए कैसे चाइना को काउंटर करेगा? ऐसी कंट्री को सपोर्ट करके जो चाइना को चैलेंज कर सकता है, और वो कंट्री है इंडिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इंडिया स्ट्रांग बने और चाइना के अगेंस्ट यूएस की लड़ाई लड़े। अब यही सारा हो रहा है। तभी आपने देखा होगा कि यूएस के इलेक्शन से जस्ट पहले 7 दिन, एक हफ्ते बाद इलेक्शन है, और यूएस के 2 बड़े ऑफिसर्स आते हैं, 2 बड़े यूएस की जो भी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, जो भी उनका सेंसिटिव डेटा है, वो रियल टाइम में हमें मिलेगा। और यूएस का डेटा बेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अब हो क्या है कि यूएस चाहता है कि इंडिया स्टैंड ले अगेंस्ट चाइना, तो यूएस इंडिया को यूज कर रहा है टू काउंटर चाइना। अब चाइना को काउंटर करना है, यूएस को भी काउंटर करना है, इंडिया को भी काउंटर करना है। तो चाइना इज यूजिंग पाकिस्तान। तो अभी चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता जा रहा है नेपाल में, बहुत ज्यादा नेपाल में इन्वेस्टमेंट आ रही है। और चाइना ने एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है कि हम ऑल द वे, जो चाइना का ईस्ट कोस्ट इस इलाके को कवर करता हुआ, तिब्बत को कवर करता हुआ एक रेलवे लाइन बनाएंगे, और ये कनेक्टिविटी भी। तो ये थोड़ा सा इश्यू है, हमें ध्यान रखना है। एक और फर्दर हमें पॉइंट याद रखना है इससे रिलेटेड, 2 पॉइंट बेसिकली हमें याद रखना है। एक है कोसी रिवर। कोसी रिवर, कोसी रिवर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। कोसी रिवर पे डैम बना रहा है नेपाल, और इस डैम को लेके थोड़ा हमें फ्लडिंग का इशू है। तो कोसी रिवर को हम बोलते हैं सौरव बिहार। और ये कोसी रिवर एक रीजन है कि क्यों बिहार में बार बार फ्लडिंग आती है। तो इससे रिलेटेड एक थोड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है हमारा नेपाल के साथ। दूसरा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे था क्या, नेपाल पहले डेमोक्रेसी नहीं था। नेपाल में किंगशिप थी, राजा रानी वाला सिस्टम था। तो वहां पे क्या हुआ है, नेपाल अब एक ट्रांजिशन में है, ये अपने आप को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट है। तो इस बीच में क्या है, नेपाल की एक पॉपुलेशन है जिन्हें मधेसी लोग बोलते हैं, मधेसी पीपल बोलते हैं। तो वो रहते प्लेन एरिया में है, और उनका अगर आप हिस्टोरिकल ओरिजिन देखेंगे, वो इंडिया से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो ऐसे में जो नेपाल के पहाड़ी लोग हैं उनको ज्यादा वेटेज मिल रही है, जो नेपाल के प्लेन एरिया वाले लोग हैं उनको वेटेज नहीं मिल रही है, मधेसी, जिनकी लैंग्वेज अगर आप देखें, कल्चर देखें, वो इंडिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो इंडिया ये इशू उठा रहा है कि ये जो आपके मधेसी लोग हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दें, और इनकी कंसर्न को आप एड्रेस करें। तो दूसरा एक नेक्स्ट जो इशू है, जो हमें याद रखना है जब भी हम नेपाल के साथ बात करते हैं, वो आपका है मधेसी लोगों का है, MEADESHI, मधेसी लोगों का इशू है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, ओपन बॉर्डर है। एक सेकंड होल्ड करना गाइस। सो जैसा मैंने अभी बताया, तो एक तो पहला काली रिवर डिस्प्यूट हो गया हमारा नेपाल के साथ। तो यहाँ पे डैम बना रहे हैं, तो अगर ये डैम बन जाएगा, मल्टीपर्पज ये डैम है, तो इसके और भी डैम, एक तो सिंगल पर्पज होता है नॉर्मली, अगर आप देखते हैं तो मल्टीपर्पज ही डैम होता है। तो इसके बहुत सारे पर्पज है। मल्टीपर्पज क्या होगा पता है, सेम है, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, दूसरा फ्लड कंट्रोल हो जाएगा, तीसरा ड्रिंकिंग वाटर की होगी, इरिगेशन की होगी। तो कॉमन सेंस है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। मधेसी पीपल के बारे में आप सभी को पता ही है। तीसरा एक जो डिस्प्यूट चल रहा है वो है ओपन बॉर्डर को लेकर, ओपन बॉर्डर। तो अभी आप देखते हैं 1950s में एक एग्रीमेंट हो गया था इंडिया और नेपाल के बीच, कोई भी वीजा लेने की उनको जरूरत नहीं।
अब नेपाल क्या बोल रहा है कि इस फॉर्म करें, क्योंकि जो पहले वाला एग्रीमेंट था वो इक्वल फिटिंग पे नहीं था, इक्वल फुटिंग पे नहीं था। और नेपाल के पीएम ने ये भी बोला है कि अगर आप उस एग्रीमेंट के टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे किसने साइन किया, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना अनइक्वल है, वो बायस्ड है। नेपाल को उसने इक्वल वेटेज नहीं दी है। और अगर आप साइन देखेंगे तो सही भी लगता है, नेपाल की तो जो टॉप पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो उसको साइन कर रहे हैं, और हमारे सिर्फ एम्बेसडर ने साइन किया। तो इंडिया के जो आईएफएस ऑफिसर है, जो नेपाल के लिए है, जो नेपाल के हमारे डिप्लोमेट है, तो सिर्फ उन्होंने साइन किए। तो इंडिया के जो नेपाल के एम्बेसडर है उन्होंने और नेपाल की लीडरशिप ने साइन किया है। तो अब नेपाल उसको लेकर रिफॉर्म चाहता है। तो काली रिवर डिस्प्यूट हो गया, कोसी रिवर डिस्प्यूट हो गया। अच्छा, एक और रिवर डिस्प्यूट भी है, कोसी रिवर भी है, एक काली रिवर भी है, काली। तो ये दो रिवर आपको याद रखनी है, नेपाल से रिलेटेड है, काली एंड कोसी। ताप्ती रिवर के बारे में अभी, सॉरी, तीस्ता रिवर के बारे में अभी हमने बात की थी, वो बांग्लादेश से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड, यहाँ पे इंडस रिवर ट्रीटी। तो इन नेबरिंग कंट्री में आपको एक चीज याद रखनी है कि रिवर डिस्प्यूट एक मेन थीम। ओके, एंड देन फिफ्थ आपका जो अभी आया है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ आपका, फोर्थ काली रिवर हो गया। फिफ्थ जो लेटेस्ट है, तो ये बेसिकली आपका है यहाँ पे ट्राई जंक्शन को लेके, न्यू मैप ऑफ नेपाल, न्यू मैप ऑफ नेपाल। अभी बताता हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एक ट्राई जंक्शन है। तो यहाँ पे आपका चाइना भी है, इंडिया भी है, नेपाल भी है। यहाँ पे बेसिकली ये आपकी काला पानी टेरिटरी थी, काला पानी एंड लीपू लेक। तो ये बेसिकली इंडिया की पोजीशन में थी, बट यहाँ पे पुराना डिस्प्यूट था, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन में डिस्प्यूट, इंटरप्रिटेशन में डिस्प्यूट था। इंडिया की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट थी कि ये एरिया किसके पास है, ऑल्दो नेपाल की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट थी। बट क्योंकि 1950s में इंडिया, और ये इंटरप्रिटेशन ब्रिटिशर्स ने की थी कि एक रिवर को उन्होंने बोला था काली रिवर है, उससे वेस्ट साइड में इंडिया होगा, ईस्ट साइड में ये काली रिवर है, वेस्ट साइड में इंडिया होगा, ईस्ट साइड में नेपाल होगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिवर है इसका कोर्स थोड़ा चेंज हो गया है, वहां पे इंटरप्रिटेशन को लेके एक डिस्प्यूट था। ऑल्दो 1950s में भी नेपाल ने ये एक बार मुद्दा उठाया था, लेकिन उस टाइम पे नेपाल की कुछ अपनी कंपल्शन होंगी, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद ये मुद्दा नहीं उठाया। एंड फाइनली अब जस्ट एज अ मे बी चाइना सपोर्ट कर रहा है या नेपाल की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि नेपाल के जो पीएम है वहां पे वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ऐसा कई बार कंट्रीज में होता है, जब एक लीडर इतना पॉपुलर नहीं होता है तो वो थ्रेट क्रिएट करते हैं, डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, सो दैट उनकी अपनी पोजीशन स्ट्रांग हो सके। और मे बी मेन इसमें यही है कि चाइना कुछ रोल प्ले कर रहा है, चाइना की जो नई एम्बेसडर है नेपाल में वो मैनिपुलेट कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने काला पानी दोबारा से, नेपाल ने अपना एक मैप क्रिएट किया, और उस मैप में जो काला पानी टेरिटरी थी जो भी इंडिया की पोजीशन में थी उसको अपनी टेरिटरी दिखा। अब बायलैटरली डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, इन्होंने यूनिलैटरली चेंज कर दिया और नेपाल के पार्लियामेंट ने उसे पास भी कर दिया। तो ये एक डिस्प्यूट है। आई गेस नेपाल हो गया। नेपाल से रिलेटेड मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताया, सारे आपको याद रखने हैं। और फ्यूचर आपको डेवलपमेंट किस में याद रखना है, चाइना क्या रोल प्ले कर रहा है नेपाल में। अभी अगर आप फर्दर अक्टूबर 2020 का अगर आप देखेंगे तो दोबारा से नेपाल अब इंडिया के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे क्या रीजन है, एक तो कोविड हो गया, कोविड के बाद नेपाल की ऑलमोस्ट इकोनॉमी क्राइसिस में है, टूरिज्म पे नेपाल की इकोनॉमी डिपेंड है, नेपाल के ज्यादातर लोग इंडिया में काम करते हैं, वहां से सैलरी जाती है। तो कोविड के बाद नेपाल इकोनॉमिकली क्राइसिस में, प्लस कोविड के बाद एक एंटी चाइना माहौल बन रहा है। तो एंटी चाइना माहौल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जितने भी चाइना के अलाइज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं जो चाइना के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रख रही है, उन सबके अगेंस्ट उन सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो नेपाल को भी पता है अगर चाइना के आप ज्यादा क्लोज जाओगे तो ये सिर्फ एंटी इंडिया नहीं होगा, एंटी यूएस भी होगा। तो अभी आप सभी लोग अगर न्यूज फॉलो कर रहे हो आपको पता है मालदीव्स में हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, अभी माइक पॉम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उन्होंने विजिट किया था इंडिया
के जस्ट बाद जब इवनिंग में निकले थे तो मालदीव गए थे। हमारे लिए एक अच्छी है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रही थी, अब इस कोविड के बाद डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए एक अच्छी सिचुएशन है, तो वो सारी कंट्रियां दोबारा से इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ रही है। तो आपको फ्यूचर नेपाल का दो चीजों पे ध्यान देना है कि इंटरनली कैसा चल रहा है नेपाल, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, मधेसी पीपल का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और चाइना वाला एंगल ध्यान रखिए, ठीक है। इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बाकी इसमें हम अपडेट तो आपको कराते हैं। सो नेक्स्ट कंट्री है हमारी श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम बात करेंगे। श्रीलंका, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये श्रीलंका है। तो नॉर्मली इंडिया का कोई भी बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं श्रीलंका के साथ, बट यहाँ पे हम एक जियोग्राफी में देखिए फिनोमिना होता है। वो फिनोमिना क्या होता है, आपने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लैंड है फिर शैलो वाटर है, थोड़ी सी लैंड है फिर शैलो वाटर है, फिर लैंड आई फिर शैलो वाटर आया, ये छोटे छोटे से आइलैंड है। तो जहां पे थोड़े से आइलैंड है और शैलो वाटर है, इस तरीके के फिनोमिना को ज्योग्राफी में स्ट्रेट बोलते हैं, STRAIT, शैलो वाटर प्लस लैंड। और जो एक छोटे लैंड मास को, ये स्मॉल लैंड मास एक बहुत बड़े लैंड मास से कनेक्ट करता है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो इंडिया को भी एक स्ट्रेट है जो श्रीलंका से कनेक्ट करता है, या श्रीलंका को एक स्ट्रेट इंडिया से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं पल्क स्ट्रेट। ये आपको याद रखना है। तो स्ट्रेट याद रखिए, ज्योग्राफी में फिनोमिना क्या होता है, पल्क स्ट्रेट आप याद रखिए। और श्रीलंका से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, CHABHAR, चाबहार पोर्ट है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये श्रीलंका के जस्ट साउथ में है। और एक क्रिटिकल इसलिए है कि आप ये देखेंगे ये इंटरनेशनल एक शिपिंग लाइन है। दूसरे मैप में बताऊंगा, यहाँ पे हो गया आपका अफ्रीका और यहाँ पे हो गया आपका ईस्ट एशिया। तो यहाँ के बीच में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो श्रीलंका से होता हुआ जाता है। तो यहाँ पे एक चाबहार पोर्ट है, और ये पोर्ट, चाबहार पोर्ट लीज पे दिया हुआ है, लीज पे दे रखा है श्रीलंका ने चाइना को। सॉरी सॉरी मिस्टेक, ये हम्बनतोता पोर्ट है, हम्बनतोता, HAMBANTOTE, हम्बनतोता पोर्ट। तो श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट है, ये चाबहार पोर्ट आपका है ईरान में। हम इसको कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ईरान। तो ये हम्बनतोता पोर्ट है, और ये हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका ने चाइना को दिया हुआ है। अब ये हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि होता क्या है कि चाइना ने, अब चाइना की एक आप इकोनॉमिक पॉलिसी सुन रहे होंगे, ये इकोनॉमिक पॉलिसी मैं समझा देता हूँ, ये न्यूज में है आपकी। ओके, सो हम्बनतोता पोर्ट, सी चाइना की एक पॉलिसी है, रोड रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, या इसको दूसरा भी बोलते हैं वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, ORB। तो ORB में चाइना क्या करता है, फंड देता है कंट्रीज को, और उन फंड से चाइना डेवलप करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए अच्छा, उसका एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसे ही हर एक कंट्री में प्रोजेक्ट है जो OROB के अंडर में आते हैं। अब यहाँ पे क्या फंड देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसके
और वो क्रिटिसिज्म ये है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, अगर मैं आपको कंपैरिजन दूं, सीपैक का अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2% प्लस का इंटरेस्ट रेट है, 2% प्लस का है सर। एक कंपैरिजन मैं आपको दे देता हूं, जो बुलेट ट्रेन के लिए जापान हमें फंड दे रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0.2%, 0.2% पे जापान हमें लोन दे रहा है, 0.2% पे दे रहा है, प्लस हमें बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दे रहा है, बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी दे रहा है। चाइना इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, चाइना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रोड बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है। 2% तो कॉस्ट ही है, प्लस 2% रिस्क कॉस्ट भी, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी को लेके थ्रेट है, तो लगभग 3 या 4% पे पाकिस्तान को ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी कंट्रियां बोल रही हैं कि चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अनवाइबल है। तो हम्बनतोता पोर्ट में चाइना ने पहले पैसे दिए, श्रीलंका को पोर्ट डेवलप किया, उसके बाद उसे इंटरेस्ट मांगा, और जब फाइनली श्रीलंका एक इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया तो चाइना ने क्या करा, इसको लीज पे ले लिया, और लीज पे ले लिया 99 ईयर के लिए। तो कैन यू इमेजिन कि चाइना ने एक इन्वेस्टमेंट किया, अब उस इन्वेस्टमेंट के बदले में श्रीलंका का पोर्ट तो बन गया, लेकिन उसका कंट्रोल चाइना के लिए चला गया 99 साल के लिए। अब हमारे लिए दिक्कत की बात यह है कि कल को फ्यूचर के सिनेरियो में हमारी चाइना के साथ वॉर होती है, तो चाइना इन पोर्ट को यूज कर सकता है अपनी वेसल्स को रिफ्यूल करने के लिए, या जाती थी, कॉमर्शियल इंटरेस्ट था, हमारी नेवी स्ट्रांग थी, हम उसको रोक सकते थे इनकी ट्रेड को, तो हमारे पास बार्गेनिंग पावर थी। अब चाइना की पता चला कि यहाँ पे स्ट्रांग प्रेजेंस है, और फ्यूचर में मे बी नेवी भी यहाँ पे चाइना की बेस बना ले, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। तो हम्बनतोता पोर्ट वाला आपको मुद्दा याद रखना है जब भी हम श्रीलंका के साथ बात करें। अगेन चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो मेनली होना ही चाहिए आपका, बिट के लिए चलो ये चीज नहीं है। 2-3 पॉइंट और है, मैप देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको भी याद रखना है। फर्दर और हमें याद रखना है चाइना के साथ, सॉरी श्रीलंका के साथ जो फर्दर पॉइंट है हमें याद रखना है, तो एक इशू आता है फिशिंग मैन का। फिशिंग मैन, तो नॉर्मली क्या होता है, ये इंडिया है और ये आपका श्रीलंका है, तो हमारे जो तमिलनाडु के फिशरमैन है वो फिशिंग करते करते चले जाते हैं और श्रीलंका के एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चले जाते हैं। ये याद रखना है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चले जाते हैं। इसका मतलब कि ये जो इलाका है यहाँ पे इकोनॉमिक राइट श्रीलंका के पास है, लेकिन हमारे फिशरमैन चले जाते हैं, तो एक फिशरमैन इशू भी आता है, फिर इनको श्रीलंका अरेस्ट कर लेता है, फिर हम बार्गेनिंग करते हैं, तो एक ये इशू भी चलता है। दूसरा इशू श्रीलंका के साथ है श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, 20th अमेंडमेंट अभी चल रहा है, 20th अमेंडमेंट। बेसिकली श्रीलंका में थीम ये है, ये आपका श्रीलंका है, और श्रीलंका का ये जो नॉर्थ इलाका है सारा का सारा, तो श्रीलंका के नॉर्थ इलाके में, नॉर्थ एरिया में आपके तमिल्स हैं, और ये वही तमिल्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स लेके गए, तो इन तमिल्स को वहां पे इक्वल राइट नहीं है, इक्वल राइट नहीं है, और इन तमिल्स को वहां पे इक्वल राइट नहीं है, इसलिए इन तमिल्स ने वहां पे सिविल वॉर काइंड की सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, और यहाँ पे इसको इंसर्जेंसी मूवमेंट भी हम बोलते हैं। और यहाँ पे एलटीटी के बारे में आपने सुना होगा, सुना ही होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि वो ना सुना हो। ओके, सो यहाँ पे सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है श्रीलंका में, अब नहीं चल रही है, ये पुरानी, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दे रहा हूँ। तो यहाँ की एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी एलटीटी, तो ये एक टेरर आउटफिट था। इवन इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी डिफरेंट है, अगर आप तमिल से सुनोगे तो जो तमिल्स थे, क्योंकि हमारी तमिलनाडु में भी तमिल्स है, तो ये तमिल्स बड़ा इमोशनली अटैच है इन श्रीलंका के तमिल्स के लिए। तो यहाँ पे इन तमिल्स को अगेन अगर डिटेल में बताऊंगा तो थोड़ी ये हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, आईआर की क्लास हो जाएगी, सिर्फ मैं ज्योग्राफी तक लिमिटेड रख रहा हूँ। सी थोड़ा सा पे ध्यान रखना, मैं आपको अलग पर्सपेक्टिव तो दे रहा हूँ, बट मेन थीम हमारा ज्योग्राफी ही रहना चाहिए, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस इशू की। अदरवाइज बात ये थी कि वहां की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में, उन्होंने
इन तमिल लोगों को इंस्टीट्यूशनली रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, ना तो इनके पास वोटिंग राइट है, ना वहां की गवर्नमेंट जॉब्स में राइट है, ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन लोगों के साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, तो हमारे तमिल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। अब जब भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग एक पॉइंट तक झेलते हैं, उसके बाद लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले प्रोटेस्ट पीसफुल होता है, सरकार उसको सप्रेस करेगी, वो वायलेंट हो जाएगा। तो यहाँ के तमिल लोगों ने भी ये करा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, श्रीलंका की मिलिट्री ने उनको सप्रेस करा, हमारे तमिल लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया क्या कर रहा है। तो इंडिया ने भी फिर थोड़ी सी हेल्प करी, इंडिया ने भी इन तमिल जो भी इंसर्जेंट ग्रुप थे इनको सप्रेस करने की कोशिश करी। तो उसी में ही फिर राजीव गांधी ने एक डिसीजन ले लिया, हमारी आर्मी को वहां पे भेज दिया। हमारे तमिलनाडु के लोग हर्ट हो गए कि हमारे तमिल भाइयों के साथ श्रीलंका में सप्रेशन हो रहा है, और हमारे देश की सरकार उन लोगों को सप्रेस करने के लिए हमारी मिलिट्री को भेज गया। फिर राजीव गांधी का असैसिनेशन था, इस सब के बारे में आपको पता ही है, तो इस डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे। तो आपको श्रीलंका के बारे में जब भी पढ़े, ये देखिए कि वहां के तमिल लोगों की रिप्रेजेंटेशन का क्या चल रहा है। क्योंकि जितनी भी अब सरकारें आ रही है, वो बोल रही है कि यस, हम उनको उनके इलाके में डेवलपमेंट होगा, उन लोगों को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो डिस्क्रिमिनेशन को एंड करेंगे। तो बेसिक थीम श्रीलंका में यही याद रखना है, फिशरमैन वाला याद रखना है, श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस जो चल रहा है वो याद रखना है, और चाइना वाला एंगल आपको याद रखना है। तो इतना अगर आप याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। सो एक बार अभी देख लेते हैं नेगेटिव कंट्रीज में क्या क्या बचा है, या क्या क्या अभी हमें और करना है। So, एक बार यहाँ पे एक चीज और मुझे बता दी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, SAAR, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। सार्क में अगर आप मेंबर कंट्रीज देखते हो तो इसमें आपकी मेंबर है, पाकिस्तान एक मेंबर है, अफगानिस्तान मेंबर है, चाइना किसी में भी मेंबर नहीं है। दूसरा, इंडिया मेंबर है, तो अगर आप देखते हैं अफगानिस्तान मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर है, इंडिया मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, नेपाल मेंबर है। इन पांचों कंट्रियां ये तो कॉमन है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो पांचों कंट्रियां हैं ये इन दोनों में कॉमन है। बिम्स्टेक में जो आपकी दो एडिशनल कंट्री ऐड हो जाती है वो है आपकी म्यांमार। म्यांमार, ये आपका म्यांमार अभी हम पढ़ चुके हैं। म्यांमार से थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ पे आपका थाईलैंड है, प्लस थाईलैंड। तो बिम्स्टेक में आपकी 7 कंट्री है, ये आपको याद रखना है, म्यांमार एंड थाईलैंड। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सात सात में बेसिकली आपकी 8 कंट्री है इस ग्रुपिंग में। तो 5 कंट्रियां तो ये कॉमन ही है, कॉमन कंट्रियां याद कर लेना। 5 कंट्रियां ये है +3, वो +3 में क्या आ जाता है आपका, पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, और यहाँ पे कंट्री है, देखिए ये अगर आपको डॉट दिख रहा हो, ये हमारे आइलैंड है लक्षद्वीप। इनसे अगर आप नीचे जाएंगे मालदीव, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड मालदीव। तो सार्क में 8 कंट्रियां हैं, यहाँ पे आपकी 7 कंट्रियां हैं, 5 कंट्रियां दोनों में कॉमन है, ये हो गई आपकी 5 कंट्रियां, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे आपका हो गया +3, यहाँ पे आपका हो गया +2। तो इन सारी कंट्रीज के आपको नाम याद रखते हैं। इसका पर्सपेक्टिव ये, कॉन्टेक्स्ट ये है कि
सार्क एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखिए यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को कितना इंटीग्रेट कर लिया है। यूरोपियन यूनियन में जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे आप टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे आप क्रॉस कर लेते हैं। एक वीजा वहां पे लागू हो गया है, एक करेंसी लागू हो गई है। तो यूरोप ने अपने आप को इतना अच्छे से इंटीग्रेट कर रखा है। दूसरा एग्जांपल है आसियान कंट्रीज। अगर आप थाईलैंड जाएं, अगर आप मलेशिया जाएं, सिंगापुर जाएं, फिलीपींस जाएं, सारी कंट्रियां बहुत अच्छे से इंटीग्रेट। लेकिन अगर आप सार्क में देखते हैं तो हमारा तो इंटीग्रेशन छोड़ो, इवन जब आप इंडिया से पाकिस्तान में जाते हो तो वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे चेक करती हैं कि आप एक टेररिस्ट हो, और जब पाकिस्तान इंडिया में आते हैं तो हम भी ऐसे ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की तो बात छोड़ो, उल्टा हम इतना डाइसेक्टेड है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ काम ही नहीं किया, फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जब से हमारे यहाँ पे उड़ी अटैक हुआ है, उड़ी अटैक हुआ, उड़ी में हमारी फोर्सेस बैठी हुई थी, उनके ऊपर अटैक हुआ, फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद फिर दोबारा हमारे ऊपर अटैक हुआ, फिर एयर स्ट्राइक करी, फिर पुलवामा हुआ। तो उड़ी अटैक के बाद ही इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। इसकी मीटिंग होने वाली थी उड़ी के बाद ही, उड़ी से जस्ट पहले ही, लेकिन उड़ी के बाद हमने मीटिंग को बॉयकॉट किया और उसके बाद से डिफंक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो सार्क फेल्ड हो गया है। अब ऐसे में इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, आप सभी को इंटीग्रेट होकर चलना है, और इंडिया के जो छोटे छोटे नेबर हैं जो इंडिया के साथ कनेक्टेड है, उनको तो साथ लेके चलना ही है। तो इंडिया पाकिस्तान से बोल रहा है कि प्लीज टेररिज्म को कम कीजिए आप, तभी हम नेगोशिएट करेंगे, अदरवाइज सार्क फेल हो रही है तो हो जाने दीजिए, हमारे पास बिम्स्टेक। इसलिए इस बिम्स्टेक की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, क्योंकि हम जिन कंट्रियों के साथ सार्क में कॉपरेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट सबके साथ कर पा रहे हैं। 5 तो कंट्रियां हो ही गई, 2 एडिशनल आ गई, तो कौन कौन सी नहीं बची? पाकिस्तान नहीं बचा। अब पाकिस्तान तो कॉपरेट कर ही नहीं रहा है, बट हाँ, हम अफगानिस्तान और मालदीव्स के साथ कॉपरेट नहीं कर पाएंगे, बट मे बी फ्यूचर में क्या पता मालदीव्स को हम बिम्स्टेक का पार्टी बना दें। तो इंडिया फोकस कर रहा है बिम्स्टेक पे, इसको सक्सेसफुल बनाने के पीछे। तो सार्क एक तरीके से फील्ड ऑर्गेनाइजेशन होती जा रही है, इसकी पिछले 3-4 साल में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। अब 1-2 हुई है जिसमें ब्यूरोक्रेट चले जाते हैं, लेकिन अगर आप इसका आउटकम देखें तो कुछ नहीं। इवन पीएम मोदी ने अभी क्या किया था, आप सभी लोगों को पता भी होगा। जैसे ही कोविड आया तो पीएम मोदी ने सार्क की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई और 10 मिलियन इंडिया ने दिए कि सार्क को फंडिंग दी कोरोना वायरस से लड़ने की। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप ऐसी ग्रुपिंग बनाते हो तो जो कॉमन थ्रेट होती है उनसे आप अच्छे से डील कर पाते हो। जैसे ईयू है, तो ईयू तो क्या कोशिश कर रहा है कि अपने डिफेंस को भी एक साथ लेके आ जाए। हर एक कंट्री को इंडिविजुअली लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमारा रीजन सेम है, हमारी सोच सेम है, तो हम इंटीग्रेट हो जाते हैं। बट सार्क एक फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको सार्क के बारे में याद रखना है, आपको बिम्स्टेक के बारे में याद रखना है। नेबरिंग कंट्री में देखिए, पाकिस्तान हमने कर लिया, चाइना हमने कर लिया, बांग्लादेश कर लिया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान छोटा सा है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते नहीं, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स अभी जब हम आइलैंड पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम मालदीव्स को पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, लैंड लॉक स्टेट्स इन इंडिया। आप हेडिंग डालिए, मैं उसका मैप इतने इसमें लगा रहा हूँ, लैंड लॉक स्टेट्स इन इंडिया, लैंड लॉक स्टेट्स इन इंडिया। ओके, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ओके, देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट्स पूछा जाता है। इंडिया की कितनी स्टेट है जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गिनेंगे, यहाँ पे मिजोरम शेयर करता है, मणिपुर शेयर करता है, नागालैंड, ऐसे गिनेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको आंसर करने के लिए पहले देखिए लैंडलॉक स्टेट कितनी है इंडिया की, लैंडलॉक।
लैंडलॉक स्टेट वो है जो ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश का राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। तो ट्रेड रेट भी होती है। तो ऐसी स्टेट जो ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है और ना कोस्टल लाइन बनाती है, कोस्ट लाइन बनाती है। महाराष्ट्र कोस्ट लाइन बनाता है, यूएस से कुछ भी इंपोर्ट करना है महाराष्ट्र जाएगा, तो अगर इंडिया को कोई भी इंपोर्ट करना है वो कोस्ट लाइन के होते हुए जाएगा। तो ऐसी स्टेट जो ना तो बीचेस बनाती है, कोस्ट लाइन बनाती है, ना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, तो ऐसी हमारे देश में 5 स्टेट है जो लैंड लॉक है। आपका हरियाणा आ गया, देखिए मध्य प्रदेश आ गया, तीसरा छत्तीसगढ़ आ गया, चौथा आ गया आपका झारखंड, पांचवा आ गया तेलंगाना। तेलंगाना सबसे रिसेंटली क्रिएट हुआ है 2014 में, तो ये तेलंगाना का इलाका है और ये आपका है आंध्र प्रदेश। एक्चुअली इशू ये था, होता क्या है, जो कोस्टल इलाके हैं ये ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी इंडस्ट्री आएगी बाहर से, इन फैक्ट्री आएगी, अभी आई है फॉर एग्जांपल इंडिया में किया मोटर आई है, किया की सेल्टॉस आप सबको पता होगी, आइसुजू आई है, तो ये दोनों आपकी यहाँ पे गई है, आंध्र प्रदेश में गई और कोस्टल इलाके में जाती है। तो बाहर से जितनी भी बड़ी कंपनी आती है वो कोस्टल इलाके में ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना आसान होता है। और अगर आपका एम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना भी है तो भी आप इजिली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया जैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। अगर आप बॉम्बे से, शायद ये आपको बात ना पता हो, अगर आप बॉम्बे से दिल्ली कोई प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, उसके कंपैरिजन में आप बॉम्बे से लंदन भेज देंगे, जल्दी भेज देंगे और सस्ते में भेज देंगे। तो हमारा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। आप देखिए दिल्ली टू, अगर आप बॉम्बे टू दिल्ली आते हैं, नेशनल हाईवे आपको नहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जैम लग जाता है। दिल्ली में अगर आप नेशनल हाईवे से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेशनल हाईवे पर ठेली वाले क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए नेशनल हाईवे। चाइना में जाते हैं, नेशनल हाईवे का मतलब है .1 से .2 पे कनेक्टिविटी हो रही है और वहां पे ट्रक की स्पीड ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर आवर है। चाइना में अगर आप देखते हैं 100 किलोमीटर पर आवर ट्रक की स्पीड है, इंडिया में 30 एवरेज स्पीड। तो यू कैन इमेजिन कि ट्रक वाला 30 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है तो वो कितना टाइम लगाएगा। 10 घंटे अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो 300 किलोमीटर तय कर पाएगा। 1500 किलोमीटर है दिल्ली टू बॉम्बे, तो लगभग अगर वो 15 घंटे भी चल रहा है एक दिन में तो भी उसको 3-4 दिन लगेंगे, 3-4 दिन वापस आने में। तो मतलब नॉर्मली फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोस्टल एरिया में ही आती है, वो इंटीरियर में भी आ जाती है प्रोवाइडेड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। हमारे देश में वो भी नहीं, तो इसलिए कोस्टल एरिया ही ज्यादा डेवलप। तो आ जाइए लैंडलॉक स्टेट पे, तो 5 लैंडलॉक स्टेट है। तो यही यहाँ का रीजन था, यहाँ का कारण ये था कि तेलंगाना क्यों बना, और तो मूवमेंट पुराना भी था और भी बहुत सारे रीजन थे, बट ये भी था कि आंध्रा का कोस्टल इलाका तो ज्यादा डेवलप था, तेलंगाना इतना डेवलप नहीं था। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, इसलिए हुआ। तो 5 लैंडलॉक स्टेट है हमारी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट 28 है, उसमें से 5 तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर ही नहीं कर सकती, तो बचा 23। अब क्या 23 हमारे देश में बॉर्डर शेयर करती है, इंटरनेशनल नहीं, 23 भी नहीं आएगा। इसमें से आप देखिए कितनी है जो कोस्ट लाइन बनाती है। केरला नहीं शेयर करती, तो कोस्ट लाइन वाली हम पढ़ ही चुके हैं 9, 9 माइनस कर देंगे, लास्ट क्लास को एक बार देख लेना याद ना हो तो। 23 माइनस 9 तो ये आपका 14 बचेगा, बट एक कैच है यहाँ। इन कोस्टल स्टेट में से 2 ऐसी स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करती है। एक आपका आ गया बांग्लादेश, ये बॉर्डर, सॉरी वेस्ट बंगाल, ये बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा आपका आ गया गुजरात। तो यहाँ पे हमें 2 ऐड कर देना है, या -2 करके इसे 7 ही घटाइए, या 2 ऐड कर दीजिए। तो टोटल हमारे देश की 16 ऐसी स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। किसके साथ शेयर करती हैं? तो पाकिस्तान के साथ करती होंगी, या चाइना के साथ करती होंगी, या बांग्लादेश के साथ करती होंगी, या म्यांमार के साथ करती होंगी, या भूटान के साथ करती होंगी। तो इन्हीं के साथ ही बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, ये आपको हेडिंग डालनी है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया।
ओके, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से पहले ये और देख लेना हमारी यूनियन टेरिटरीज कहाँ कहाँ पे है। डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता होगा। सो अंडमान एंड निकोबार अभी डिटेल में हम करेंगे, एंड अंडमान एंड निकोबार बड़े क्रिटिकल है हमारे, स्पेशली चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी लोगों को पता ना हो, लेकिन इंडियन ओशियन में जो एंट्री का पॉइंट है वो यही है। अभी हम करेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिन लोगों ने अभी सुना होगा जब लद्दाख में हमारा क्लैश ऑफ हुआ चाइना के साथ, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का बड़ा यूज है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सिर्फ 200 किलोमीटर दूरी पे हम हैं, तो हम इसको पूरी तरीके से चॉक कर सकते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर चाइना की किसी भी वेसल को आना है, इसी से ही आना है इंडियन ओशन, और अगर हम इसी को ही चॉक कर पाए, तो अंडमान एंड निकोबार बड़े स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपोर्टेंट है। उसके बाद दूसरी हमारी यूनियन टेरिटरी है पौंडुचेरी। पौंडुचेरी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि पौंडुचेरी 3 स्टेट में है। वो कौन कौन सी स्टेट है, एरो करके दिखाया गया है। आपका आंध्र प्रदेश हो गया, मतलब पौंडुचेरी 4 लोकेशन में है, और वो 4 इलाके 3 राज्यों में, तो उनको मिलाकर पौंडुचेरी बोलते हैं। तो इन 3 स्टेट का आप नाम याद रखिएगा। और जो लोग साउथ का अगर दे रहे हैं कोई एग्जाम, तो बिल्कुल याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु एंड केरला, याद रहेगा आपको, यहाँ पे ये 3 स्टेट। उसके बाद ये आपका लक्षद्वीप है। देन अब आपको याद रखना है कि दादर नागर हवेली एंड दीव एंड दमन ये मर्ज हो गए, इनको एक सिंगल हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है। बात भी ठीक है, पॉपुलेशन भी इनकी कम थी, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेट करना डिफिकल्ट था। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनाया, क्या चेंज किया है लॉ, वो आप चेक कर लेना, करंट अफेयर्स में मैं बता दूंगा। देन वी हैव दिल्ली, देन वी हैव चंडीगढ़। सो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वी हैव, 1 2 3 4 5 6, और 2 यूनियन टेरिटरी आपको याद रखना है, 7 जम्मू एंड कश्मीर, 8 हो गई आपकी, 7th होगी जम्मू एंड कश्मीर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, आपको ये याद रखना है कि हमारी जितनी भी यूटीज है, वो यूटीज हो सकती हैं विद लेजिस्लेटिव असेंबली और विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेजेंटली हम देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एमएलए होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। तो प्रेजेंटली हमारी दिल्ली के पास है, तो दिल्ली के पास अपने सीएम है, और दूसरा पौंडुचेरी के पास, तो इन दो के पास अपनी सीएम है। तो कभी अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे देश में सीएम कितने हैं, चीफ मिनिस्टर कितने हैं, तो 28 तो स्टेट हो गई प्लस 2 यूनियन। 28 इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर माइनस हो गया, तो लगभग हमारे देश में 30 सीट चीफ मिनिस्टर्स है। यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है, जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, उसको प्रॉमिस किया गया कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। टाइम डिफाइन नहीं है, टाइम इन्होंने नहीं बताया कब है, लेकिन प्रॉमिस किया हुआ है कि हो। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। बाकी बाकी सारी विदाउट है, 8 में से 3 घटा दीजिए, बाकी 5 वो विदाउट है। तो आपको ये एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है। नाउ लास्ट टॉपिक ही है, वही अभी हम देखते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जस्ट स्टार्ट।
ओके सो देखिए यहाँ पे बेसिकली है क्या, सी पहले एक बार मैं इन लाइनों को समझा देता हूँ, ऑल्दो ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। जब भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम पूरी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, इन लाइंस के बारे में। तो ये आपकी होती हैं लैटिट्यूड्स और ये वाली लाइन आपकी होती है लॉन्गिट्यूड्स। तो बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। तो अभी क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं अभी आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या हमारी डायमेंशंस है। सो नाउ अभी अभी फॉर अ मोमेंट के लिए सिर्फ आप यही समझिए कि कुछ लाइन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे कहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वो आपको याद रखना है। सो एक ही लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको अभी ध्यान रखना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो हमें ये याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन कंट्री से पास होती है और मेन मेन सिटीज कौन सी है, और ये लाइन है क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। क्योंकि ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ही, अभी तो इंडियन पर्सपेक्टिव है इसलिए छोटा सा हम पढ़ लेते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन कंट्री से पास होती है, इस पे कई बार आपके यूपी एंड बिहार जुडिशियल सर्विसेज में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो बेसिकली ये लाइन इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेट गुजरात आपकी हो गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये आपकी त्रिपुरा। पढ़ाई तो हमने तीन साइड से बांग्लादेश से सराउंड है। देन ये होगी मिजोरम। मैं कैसे मेमोराइज करता हूँ, मैं 6 से याद रखता हूँ, 6+2, ये 2 नॉर्थ ईस्ट की है। और इन 6 में भी मैं क्या याद करता हूँ, इन 6 में भी बेसिकली गुजरात कॉमन सेंस याद रहेगा, मध्य प्रदेश याद रहेगा, छत्तीसगढ़ भी याद रहेगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारा याद रहेगा। गुजरात को, राजस्थान को नहीं मालूम, क्योंकि राजस्थान की जस्ट के बहुत नीचे के पार्ट से होती हुई जाती है। ये इलाका है कोटा। कोटा कोचिंग सेंटर्स के बारे में आपने सुना होगा। तो राजस्थान को अच्छे से याद कर लेना। देखिए होता क्या है, जब भी आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते हो तो सारे फैक्ट को मेमोराइज करने की कोशिश ना करें, जो उसके बारे में यूनिक हो ना उसको थोड़ा सा मेमोराइज करें पहली बार। बाद में आप 2 3 4 बार पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। तो इसमें यूनिक फैक्ट ये, एक तो राजस्थान को याद करो, इस पे आप फंसोगे। दूसरा इन दोनों को याद कर लो, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो एक कोई भी क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट पैट एरिया होता है, क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो एक त्रिपुरा हो गई, एक मिजोरम हो गया। तो इन 8 को आपको मेमोराइज करना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आपको एक चीज याद रखनी है, और ये मेमोराइज ही करना है। हम, ये हमारी अर्थ है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। हम कितने डिग्री से स्टार्ट होते हैं, 804 डिग्री स्टार्ट होते हैं, ये हमारा साउथ पॉइंट है। और नॉर्थ में हम जाते हैं 37 नॉट 6, ये आपको याद है। देन हम दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये ईस्टर्न है। तो हम वैसे नॉर्थ में है, और वेस्टर्न और ईस्ट में देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन, वो आप याद कीजिए। हमें स्टार्ट होते हैं 68 नॉट 7 ईस्ट से, और ये हमारा चलता है 97 नॉट 25 ईस्ट। तो ये 5 लोकेशन है, 4 लोकेशन है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। तो हमारी नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट क्या है, हम स्टार्ट होते हैं 804 से और हम ऊपर तक जाते हैं 37 तक। ईस्ट में हम स्टार्ट होते हैं 68 से और हम स्टार्ट जाते हैं 97 नॉट 25 तक। ये टॉपिक सिर्फ, ये मुझे 2 4 फैक्ट देने थे, इसमें समझाना कुछ नहीं है, क्योंकि ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तब हमें टाइम जोन भी समझ में आएगी, टाइम जोन। तो उसके बाद हम इसको समझेंगे। सो आई गेस गाइस, आज के लिए फिजिकली हमने जो इंडिया का फिजिकल फीचर था उसके बारे में जो फैक्ट थे वो बेसिक बेसिक पढ़ लिया हमने। अब जो मेनली ज्योग्राफी की क्लास होगी वो एडवांस क्लास स्टार्ट होगी। देखिए इसके बाद में अब आप सभी लोगों को एक मैप क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे देश में
किस स्टेट की लोकेशन कहाँ पे है, कितनी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कितनी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कितनी लैंडलॉक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। प्रोवाइडेड एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, ये मैंने आपको नहीं बताई है, जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन है आपकी नॉर्थ ईस्ट की, एक बार नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन है आपकी नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में हम बोलते हैं सेवन सिस्टर। तो नॉर्थ ईस्ट की सेवन स्टेट को हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, और इन सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, ये याद रखना है। सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। तो सिक्किम को छोड़ के ये 7 और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है। ये कौन कौन सी स्टेट है आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए, आप एंट्री करेंगे, ये येलो तो बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल है। इसके बाद यहाँ पे आएगा असम, सबको याद रहता है असम है। ये जो इलाका है, ये जो बांग्लादेश की शोल्डर पे बना हुआ है, ये है आपका मेघालय। मेघालय। अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब मैं आपको यहाँ के माउंटेन वगैरह बताऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये मेघालय है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, डिस्कस हम कर ही चुके हैं। ये चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और ये बॉर्डर शेयर करता है आपका म्यांमार के साथ भी। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा नागालैंड। नागालैंड के बाद आएगा आपका मणिपुर। मणिपुर याद रखिए, यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, मणिपुर में इंसर्जेंसी है। इसके बाद लास्ट में आएगा जो बिल्कुल साउथ मोस्ट है, मिजोरम। और ये है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के साथ तीनों साउथ से सराउंड है। तो अगर आप देखेंगे, असम 1, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 3, नागालैंड 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6, त्रिपुरा 7। तो इन सेवन सिस्टर को आप याद रखिएगा, इनकी लोकेशन। तो आपको सेवन सिस्टर पता है, ये वाली पता है, कोस्टल स्टेट पता है, लैंडलॉक पता है। अब इन दोनों क्लासों को समझने का पर्पज ये है कि आपकी लोकेशन क्लियर है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया में बिहार के पास से रिवर जा रही है, तो बिहार के आसपास का इलाका आपको पता हो। अगर मैं बोलता हूँ कि हम ट्रेड कर रहे हैं, कोस्टल एरिया कौन से है, वो इलाका आपके पास में क्लियर हो। क्योंकि ज्योग्राफी में लोकेशन समझना एक फाउंडेशन। अब हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक सॉइल बताऊंगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो किन स्टेट के पास है। माउंटेन्स में बताऊंगा, क्लियर होना चाहिए। रिवर्स में बताऊंगा, क्लियर होना चाहिए। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। यूपी वालों ने कई बार पूछा हुआ है कि क्योंकि वो फैक्ट यूपी ही है कि इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो वो आपकी यूपी ही है। तो इन दोनों क्लास के बाद आपके बेसिक फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि बहुत सारी एक्सप्लेनेशन थी, तो वो डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। एंड अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो फिजिकल फीचर के बारे में होगी। इंडिया का फिजिकल फीचर क्या है, ये सारा आप 2-3 बार रिवाइज कर रहे हैं। मेक श्योर कि इसमें जो भी फैक्ट्स बताए हैं वो आपकी टिप्स पे हो। ये एक्ट करेगा एज अ फाउंडेशन आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, ना केवल ज्योग्राफी, आपकी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, आपकी इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अब आपको समझ में आएगा कि सी, अगर आप इंडिया के इस इलाके को देखते हैं, ये वो इलाका है जो एक तरीके से लैंडलॉक है, या ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, तो गरीब देशों के साथ शेयर करता है। इंटरनेशनल अमीर देश के साथ बॉर्डर शेयर करोगे तभी तो पैसे कमाओगे ना। अगर नेपाल के साथ शेयर करोगे, भूटान के साथ शेयर करोगे, तो पैसे नहीं कमाओगे। इसलिए आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जितना भी माइग्रेशन होता है इस इलाके से होता है। इस इलाके से लोग बाहर जाते हैं, इस इलाके से लोग बाहर जाते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो कोस्टल इलाके हैं। कोस्टल इलाके में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। सो आई होप गाइस आपको क्लास में समझ में आया होगा, और जो भी आपके डाउट है वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिजिकल ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।